सभी शिक्षक साथियों को अनुसर का नमस्कार। जैसा कि लगातार हम आपको अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग चाहे एनी हाउ आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं और उन क्वेश्चंस का आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। एंजॉय मतलब उसको कर भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। एंजॉय मीन्स हम लोग केमिस्ट्री से खेलते हैं तो उसको एंजॉयमेंट ही बोलते हैं। तो मैं सीधी सी बात ये जानता हूँ कि आप लोग अगर इसी तरीके से मेहनत करते रहें, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस जो आपकी चल रही है ये अपने में अप टू द मार्क है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है और आप 100% अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस सही दिशा में है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, जितनी प्रैक्टिस कराई है, उसमें मैक्सिमम हर एग्जामिनेशन में हर जगह ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं। हालांकि लोगों का नज़रिया अलग लग रहा है, वो एक अलग चीज़ है। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो डिस्कशन कीजिए, नो प्रॉब्लम। हम नेचुरल स्टडी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े लेक्चरर, बड़े बड़े प्रोफेसर एग्जामिनेशन हॉल में से जब लेक्चर हॉल में रहते हैं तो बहुत सारा डिस्कशन होता है, तो उसको आप किसी भी व्यू में मत ले जाइए और नेचुरल स्टडी का आनंद हमारे साथ में लिया करिए। नेचुरल स्टडी होती है तो फिर अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसमें ईगो प्रॉब्लम आती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग थोड़ा सा उनके अंदर ईगो आ जाती है, नहीं सर ये तो आपको पता ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में फिर इंटरेस्ट नहीं आता। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिए और अवॉइड करने के बाद फुल इंटरेस्ट के साथ हमारे साथ रहिए। देखिए मज़ा आपको ज़रूर आएगा। क्वेश्चन आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आप करिएगा, कुछ फार्मूले बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व भी करूंगा। तो दोनों चलेंगे तो जल्दी ये पेपर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट 2 मैं डाल रहा हूँ, एक मैंने लाइव सेशन में ले लिया था, दूसरा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रीडली गिव हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट इन गुड ईल्ड। तो गुड ईल्ड में भाई सिंपल सी बात है, कहीं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि यही हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन जब कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस जिसे बोलते हैं, वहीं पर मिलेगा। बाकी ना तो यहाँ पर मिलने वाला है ना यहाँ पर मिलने वाला, कहीं पर भी हाइड्रोकार्बन नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर फिर आप लोग ए लगा लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि द हाईएस्ट, मैं कहीं कहीं पर को आपको बताए चल रहा हूँ, फार्मूला लिखूंगा फटाफट, उसको कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो पीडीएफ मेरे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल में लगी हुई है। यानी अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसको जा करके वहीं पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। कोई टेंशन नहीं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू, अब आपको पता है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में कंडीशन ये है कि जो लंबी चेन होगी, जो स्फेरिकल कंडीशन हो जाएगी उसका तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन जो लंबी चेन होगी उसका होगा। तो यहाँ पर एन ऑक्टेन जो है वो लंबी चेन वाला है। अब आप कहोगे सर 2233 वो टेट्रा, इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल जा रही है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट घट सकता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर आंसर आपको मेरे हिसाब से बी लगा लेना चाहिए, बी लगा लेना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड 2,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पर 2,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन कौन प्रिपेयर करेगा, तो अब आप अगर इसमें HBr का पहला अटैक कराएंगे तो Br यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ जुड़ेगा, फिर दोबारा अटैक कराएंगे तब भी यही कंडीशन आएगी। तो मतलब आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बी ऑप्शन को प्रेफरेंस दे रहा हूँ और बी ऑप्शन आप लिख लीजिए। ये मार्कोनिक ऑफ नियम के अकॉर्डिंग जोड़िएगा तो आपको इंटरेस्ट इसमें जरूर आएगा। ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एसीटोन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एसीटोन जब मिल रहा है तो मैं आपको यहाँ एक तरीका मैंने हमेशा बताया है कि एसीटोन मिल रहा है, इनके दो ऑक्सीजन और एसीटोन एंड प्रोपेनल्डिहाइड मिल रहा है, तो आप एसीटोन ऐसे लिख दीजिए और प्रोपेनल्डिहाइड इसके सामने लिख दीजिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड O हटा दो, यहाँ पर आप C2H5 और यहाँ H लगा दो, ये प्रोपेनल्डिहाइड। तो यहाँ के ये डायरेक्ट जोड़ दो आप, ऐसे करके पता लग जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन हो गया और 2 पे मिथाइल हो गया, तो 2 मिथाइल पेंट 2 इन होना चाहिए, 2 मिथाइल पेंट 2 इन, ये ऑप्शन आना चाहिए। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सुपर ट्रिक है कि जब ओजोनोलिसिस कराइए तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बने हों उनको आमने सामने लिखिए और उनके ऑक्सीजन दोनों को नोच लीजिए, दोनों ऑक्सीजन ऐसे करके नोच दो और डबल बॉन्ड आपस में दोनों को ऐसे करके मिला दो।
तो सिंपल सा जो भी प्रोडक्ट होगा आपका खट से आ जाएगा कि ये रिएक्टेंट आ जाएगा कहाँ से बना है। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया ना 64 का, मस्त एकदम। चले रहिए और देखिए क्या होता है, लड़ाई तो हर कोई लड़ता है और हर इंसान एक उम्मीद से लड़ता है कि जीतूंगा जरूर। दोनों लड़ रहे हैं, ये तो आपको भी पता है कि एक का हारना भी निश्चित है और एक का जीतना भी निश्चित है, लेकिन लड़ाई फिर भी लड़ते हैं जीतने के लिए। तो मैं कहता हूं कि लड़ाई में या तो हार होगी या जीत होगी, लेकिन कुछ भी होगा सीखने को तो ये तय है। तो चाहे लड़ाई में हारो या जीतो, लेकिन तजुर्बा तो जरूर मिलेगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। विच एल्केन ऑन ओजोलिसिस टू गिव ये कंपाउंड, तो ये तो वही हो गया जो प्रोपेनल्डिहाइड बनाया था अभी। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 2 मिथाइल पेंटुइन बनना चाहिए था, 1 2 ओजोलिसिस ये बनना चाहिए था। तो यही कंपाउंड है, मुझे यही लग रहा है कि 1 2 2 पे हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया और 1 2 1 2 3 4 5 यही कंपाउंड, ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। थोड़ा सा हट के लिख गया है, हालांकि ये इस तरीके से लिखना चाहिए था CH2, और यहाँ पर आपका आ गया C, यहाँ पर आ गया आपका H, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर भी CH3, और एक पे इसमें मिथाइल भी मुझे लग रहा है कि शायद 1 2 3 4 5 बिल्कुल एग्जैक्ट 2 मिथाइल, यही वाला ऑप्शन ही थोड़ा सा इसे सेंटर से आउट हो गया, इसे यहाँ पर रहना चाहिए था, सामने रहना चाहिए था, है ना। 66 पे आ जाइए। 66 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपका HBr से एडिशन कराया जा रहा है, जैसे HBr से एडिशन कराया जाए, यहाँ CH3 रहा होगा, बच्चा सही कर लेना, यहाँ पे CH3 रहा होगा, तो इसका जब एडिशन कराया गया तो फिर Br यहाँ जुड़ना चाहिए ना यहाँ पर। तो जब यहाँ पर जुड़ेगा Br तो सिंपल सा प्रोडक्ट उम्मीद है कि क्या बनना चाहिए, ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, नहीं ये नहीं बनना चाहिए। इसके बाद भी कोई ऑप्शन दे रहा, प्री ए इज प्रीडोमिनेंटली, मेन जो ए होगा वहाँ पर आपका होना चाहिए CH3 लंबी चेन के बाद ये डी ऑप्शन होना चाहिए। देखो ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से यही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और मिलेगा भी, मिलना क्या चाहिए, मिलेगा ही यही, क्योंकि हाइड्रोजन वहीं और हेलोजन वहीं जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम होता है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पड़ोस में। अब देखिए इस रिएक्शन में बहुत लोगों को, भैयाओं को डाउट था, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कहीं पर भी मुझसे कोई अगर बोलते समय बहुत स्पीड में बोलना पड़ता है, समय कम रहता है, जल्दी में डिसीजन कभी कभी गलत हो जाते हैं, ये मैं मानता हूँ, इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूँ, तो उसके लिए आप इशू प्लीज़ ना बनाइएगा और हमारे वीडियो को कोऑपरेट भी करते रहिए। तो मैं ऐसे ही आपको पर डे एक नए इम्प्रूवमेंट के साथ में वीडियोस देता रहूँगा। देखिए इसमें क्या था कि मैंने ऑप्शन उसमें C लगवाया था, लेकिन वहाँ पर ये OH वहाँ नहीं था, तो लिखने में गलती हुई थी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, देखो यहाँ से OH जाएगा और H को लेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये Br नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये कंपाउंड बनेगा। तो ये किसी ने शायद मुझसे पूछा भी था कि सर एम आई राइट करके लिखा था, उन्हीं का है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भाई मेरे प्यारे दोस्त ये सही है, ए ऑप्शन। वहाँ पर C जो लिखा था ना इससे पहले, वहाँ OH नीचे बना था, आपको याद होगा, तो एग्जैक्ट नहीं बना। जैसे ये दोनों सेम बन गए हैं, तो ये दोनों सेम नहीं बनने चाहिए थे, ये दोनों सेम नहीं बनने चाहिए थे, ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग इसके अंदर हो गई है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था वो मैं आपको दोबारा बना करके दिखाई दे रहा हूँ, जिससे आपका जो कंडीशन है, माइंड में जो सेटअप है वो गड़बड़ाए ना। देखो यहाँ पर ये Br का बॉन्ड ऐसे आना चाहिए था, तो इसे मत बनाओ, ऐसे बना लो आप, ठीक है। एक तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, Br तो यहाँ जाएगा नहीं, Br तो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, तो ऑप्शन तो फिलहाल यही सही है। और दूसरे वाले में क्या करना था, OH, ये तो बिल्कुल ही गलत है, पॉसिबिलिटी नहीं, बिल्कुल 100% गलत है। ये वाला भी गलत है, ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो ये तो दोनों गलत है, इन दोनों में ऑप्शन था। तो भाई मेरे प्यारे दोस्त, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये वाला, ठीक है, ध्यान करके सही कर लीजिए, ठीक है ना। अब तो कोई गलती नहीं है, चलिए, अगर मुझसे होती है तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपका दोस्त हूँ, प्यारा हूँ, और आप मुझे भी प्यार करते हैं, मुझे पता है, तो प्लीज़ तो आप अदरवाइज बिल्कुल नहीं लीजिएगा। CH3 CH, ये CH2 CH लिया, एल्कोहलिक QH डाला है, तो अब आपको पता होना चाहिए अल्फा पोजीशन ये है, तो बीटा ए डबल बॉन्ड बीच में, मेजर प्रोडक्ट आपका A आ गया, माइनर I, तो ये सेटजेफ रूल ने बताया था, सेटजेफ भैया ने बताया था, जेटसेफ जिनका नाम था, सेटजेफ ने बताया था कि आखिरकार 68 का आंसर सेटजेफ ही लगाइएगा, क्योंकि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज ऑब्टेन्ड, साइक्लोहेक्सेन इज द बेस्ट साइक्लोहेक्सीन इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द साइक्लोहेक्सेनॉल
विद द फॉलोइंग रिएक्शन। तो भाई मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मेरा हेक्सेनॉल है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। इस साइक्लोहेक्सेनॉल को हम कौन सा, देखिए रिएजेंट यूज करें कि साइक्लोहेक्सेनॉल से बन जाए साइक्लोहेक्सीन, मतलब ये कंपाउंड बनना चाहिए, यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए, ये ऐसे करके ये आ जाए। तो अब आपको ये जानकारी होना चाहिए। देखो HCl तो ये काम कर नहीं पाता, इसे तो आप हटा दो। कंसंट्रेटेड HBr डालोगे तो HBr से भी नहीं आएगा, HBr से भी नहीं आएगा, बिल्कुल हटाओ इसे भी। जिंक यानी कंसंट्रेटेड H3PO3 अगर डालोगे तो उम्मीद है कि इसका जो रिंग है वो चेंज हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। तो यही काम करता है साइक्लोहेक्सेनॉल में, H3PO3 डालने पर ही ये चेंज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कंसंट्रेटेड HBr से भी काम नहीं बनेगा। Br अगर आप जोड़ोगे तो अल्कोहलिक फिर KOH कहाँ से लाओगे, तो इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा इसमें, तभी काम बनेगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। अगर इस कंपाउंड इस रिएक्शन को देखो तो मुझे लगता है कि इस रिएक्शन में यहाँ पर तो आपको CH3 CHO मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मिलना चाहिए CH3, यानी कि 2 डिग्री का अल्कोहल मिल जाना चाहिए। तो CH3CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3। और इसमें अगर मैं फास्फोरस और Br2 की रिएक्शन करा देता हूँ तो आपका ये फास्फोरस Br2 जब रिएक्शन करेगा तो यानी PBr3, तो यहाँ पर Br लग जाना चाहिए, यानी OH जहाँ पर लगा है वहाँ पर Br लगना चाहिए। तो ये वाला प्रोडक्ट जो ए आपका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, ये आंसर सी होना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये 2 डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री का अटैक नहीं होगा। आपको लगता होगा कि मैं ये वाला प्रोडक्ट बताऊं, ये वाला प्रोडक्ट बताऊं, PBr3 हमेशा OH को चेंज करेगा, तो ए होना चाहिए इन दिस रिएक्शन। अब आपको यहाँ लिंडलार कैटलिस्ट डालोगे तो आपको पता है, NaNH2 डालोगे तो अब ये भी आपको पता है, यहाँ पर ट्रांस बनता है, यहाँ पर सिस बनता है। तो बी जो होगा वो सिस होगा और ए जो होगा वो ट्रांस होगा। तो ए इज ए ट्रांस एंड बी इज सिस। तो ये वाले ऑप्शन आप सही कर लीजिए, एकदम एग्जैक्ट यही है ना। एक आध क्वेश्चन हो सकता है बनाते समय रिपीट कर जाए, या कोई कहीं पर भी आपको लगे, तो जैसे ये दिखाया, ये सिंपल सा है कि यहीं पर डबल बॉन्ड ओ आ जाता है, तो ये आपका कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। ये कंपाउंड जो होगा ब्यूटेन 2 ओन होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चंस करते रहिए। इस कंपाउंड में चलिए तो यहाँ पर आपका CH3CHO आ जाता है, ये तो आपको पता ही, अभी मैंने बताया था CH3CHO आ जाता है। डाइल्यूट NaOH के साथ करेंगे तो ये एल्डोल बनाता है, ये एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा। और एल्डोल रिएक्शन आगे इन्होंने 73 वाले का, देखो ये शायद, अगर मैं 73 को देखता हूँ तो ये आंसर एल्डोल CH3 यहाँ पर प्रोडक्ट मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं एल्डोल बना करके दिखा दे रहा हूँ। CH3 ले लीजिए, यहाँ पर CO ले लीजिए, यहाँ पर H ले लीजिए, और यहाँ पर आप H और यहाँ CH2CHO ले लीजिए। तो फिर इसका मतलब ये ऊपर, क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो H ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो कंडीशन में आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पर OH आ गया, नीचे H आ गया, और यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर CHO आ गया। ये बनना चाहिए। ये प्रोडक्ट कहीं अगर आपको दिखता है, देखो ये है, ये है, आगे CH है, यहाँ पर CH3 नहीं लगा है, बस OH भी नहीं लगा है, तो यहाँ पर CHOH लगा दूं, बाकी तो सब सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर OH लगा लीजिए, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट है नहीं, हटा दो, एसीटोन बनना नहीं, इसे भी हटा दो, DA तो वही है, यहाँ पर OH लगा करके सेट कर दीजिए। गर्म करोगे, अगर इस कंपाउंड को गर्म कर दो तो फिर आपका ब्यूट टू इनल बन जाता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन है आगे की रिएक्शन, तो मैंने आपको बता दी। एल्डोल डाइल्यूट NaOH से कराओगे तो वही एल्डोल कंडेंसेशन होगा और एल्डोल मिलेगा। सिंपल सी बात, हम इसे एल्डोल के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान दीजिए, इसे गर्म करिए। पर फिलहाल ए वाले को सही कर लो, और ए में मैंने OH को लगा दिया है, तो ऑप्शन आपका एग्जैक्ट बिल्कुल सेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो कहीं कहीं पर मिसप्रिंटिंग हुई, बाकी देखो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फॉर द फॉलोइंग, देखो फिर इनसे H2 डाइल्यूट H2SO4 पर पूछ लिया है, तो यहाँ डायरेक्ट CH3CHO ही बनाना। एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा गया, ये सब एक अपनी टेक्निक होती है क्वेश्चन बनाने की। क्लोज्ड आइसोलेटेड है, इंसुलेटेड आइसोलेटेड एक कंटेनर है, तो उसमें हमने टेम्परेचर, तो इसमें ट्रू क्या होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो Q है वो W के Q0 हो जाएगा, Q0 हो जाना चाहिए, और E जो है डेल्टा U W के बराबर आना चाहिए।
तो W के बराबर आना चाहिए और ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, ये इक्वल टू 0 नहीं है, ये 0 है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल ऐसे भी आ सकता है लिख करके। उस समय इंटरनल एनर्जी जो होती है वो W के बराबर हो जाती है और Q की वैल्यू 0 हो जाती है, वो यही एक इक्वल मिल रहा है और कोई मैच नहीं कर रहा है। दूसरी चीज आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर एंट्रोपी हमेशा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की जो होती है वो अगर मोर देन 0 है, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ यूनिवर्स की एंट्रोपी, तो एस यूनिवर्स लिखता हूँ यहाँ पर, तो एंट्रोपी जो होती है इन दोनों की वैल्यू के बराबर अगर ये ज़्यादा हो जाती तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। यानी आंसर जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट पे टिक क्लियर कर लीजिए दोनों। मोर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस और अगर लेस देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये एक कंसेप्ट होता है, याद कर लीजिए। यहाँ पर डेल्टा एच फॉर्मेशन की बात कर रहा है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो यहाँ पर लिख दीजिए डेल्टा एन जी आर टी। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू आर की वैल्यू दे ही रखी इन्होंने, वो पॉइंट है भैया, यहाँ 0 नहीं है। तो यहाँ 8.314 ले लीजिए। आर की टेम्परेचर 2298 ले लीजिए। और डेल्टा एन चेक करना है, सी प्लस सी सॉलिड होता है प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू हो जाता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर बैलेंस करना चाहो तो इसे 2 कर दो, ये O2 कर दो, यहाँ 2CO कर दो, तो यहाँ पर से बैलेंस हो जाएगी और यहाँ पर O2 रह जाएगा। अब तो यहाँ पर 2 हो गया ना, तो 2 में से 1 को घटा दीजिए, ये भी गैस है ये भी गैस है तो 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी आए निकाल लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है वो डेल्टा एच माइनस ये प्लस में आएगी जहाँ तक उम्मीद है। तो मुझे लगता है बी ऑप्शन हो सकता है। अभी देख लेता हूँ, एक बार कैलकुलेटर चला लेता हूँ अपने मोबाइल पर, 1 मिनट का समय दो। कैलकुलेटर अभी चलाता हूँ, कैलकुलेटर अभी चलाता हूँ और बिल्कुल आंसर आपका निकाल करके देता हूँ। चलिए, चलो तो यहाँ पर जो है मैं निकालता हूँ। कैलकुलेटर भाई ऑन हो जाओ मेरे। 2 मिनट का समय देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर भाई कैलकुलेशन भी चाहिए तो फिर समय तो देना ही पड़ेगा। तो लिख देता हूँ 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298। तो भैया आंसर आ रहा है इसमें 2477 आ रहा है, यानी ये वाला आंसर आएगा आपका, जो आंसर नंबर ये डी आना चाहिए। चेक आप भी कर लीजिएगा, फिलहाल मैंने चेक कर लिया, डी ऑप्शन इसमें से आना चाहिए। चेक आप करके मुझे बताइएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है तो, लेकिन रेंज यही आएगी जहाँ तक उम्मीद है। चलिए इसके बाद बढ़ लेते हैं आगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो यानी कि W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1 होता है। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू 1 रख दीजिए, ऊपर 10 log 10 1 हो गया, ये खत्म हो गया पूरा। ये फैक्टर बचा 2.303 इंटू एन, एन 2 मोल दे रखा है, आर की वैल्यू एनर्जी है तो 8.314 रख लीजिएगा। टेम्परेचर 300 गुणा कर लीजिएगा और तो Q इज इक्वल टू ये वैल्यू आपके W माइनस W के बराबर होती है, वो माइनस में ही आएगा। तो इसका मतलब आंसर आपको इनमें से एक मिल जाएगा। 78 वाले का निकाल लीजिएगा और बताइएगा क्या आंसर इसका क्या आ रहा है। K1 K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों रिएक्शन के दे रखे हैं। इसका K1 है, इसका K1 इज इक्वल टू हो जाएगा NO की पावर हो जाएगा आपका 2 और नीचे रह जाएगा आपका N2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका O2। ठीक है, इसी तरीके से K2 को अगर हम देखना चाहेंगे तो K2 इज इक्वल टू हो जाएगा N2 की पावर आपका हाफ हो जाएगा और O2 की पावर हाफ हो जाएगा और यहाँ पर आपका NO हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, रिवर्ट कर देता हूँ, तो K1 इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको रिवर्ट करूँ स्क्वायर कर दूँ तो 1 अपॉन K2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 अपॉन K2 का स्क्वायर, तो K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 का स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ से इधर ले लेता हूँ, फिर K2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ K2 इज इक्वल टू K1 के ही रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो K1 के रिस्पेक्ट में तो K1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये पलट के जाएगा तो 1 अपॉन K2 का स्क्वायर होना चाहिए। K1 इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन K2 का स्क्वायर ये वाला कर लो ना, तो सी ऑप्शन सही कर लो, क्योंकि वहाँ K2 का स्क्वायर दिया तो K2 बराबर तो आएगा नहीं।
1 अपॉन में आने चाहिए, तो फिर आंसर मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, 1 अपॉन K2 का स्क्वायर कर लीजिए और आंसर सेट हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। या इसका उल्टा, यहाँ K2 यहाँ K1 कर लीजिए तब भी सेट हो जाएगा। तो फिर वो डिपेंड करता है प्रिंटिंग में है नहीं आ पाया। हाँ, ये मतलब यही ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको सही से हमें लग रहा है दिया गया है। नहीं, सही से नहीं, ये क्वेश्चन ही दूसरा हो गया। क्वेश्चन का दूसरा है वही है, देखता हूँ एक बार। मुझे लगता है क्वेश्चन डबल गलत छपा है, इसीलिए ऊपर सही दोबारा छापा गया है। हाँ, नहीं नहीं, अलग है। इन द टू गैसेस रिएक्शन ये दिया है K1, तो K1 यहाँ पर हो गया आपका, K1 इज इक्वल टू हो गया आपका NO2 हो गया, और नीचे हो गया आपका क्या हो गया, NO हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका O2 की पावर हाफ। इन दोनों में वैल्यू आ गई ना, तो इसकी K2 की निकाल दो। K2 इज इक्वल टू 2NO, ये 2NO, और ऊपर हो गया आपका O2 हो गया, नीचे आपका 2NO का मतलब हुआ NO की पावर 2, NO की पावर 2 जाएगा। इसे मिट्टू मिट्टू कर दो यहाँ पर। चलो, ये हो गया आपका, ये कर देता हूँ भैया मेरे, ये NO की पावर 2 और 2 हो गया, नीचे NO2 की पावर आपका 2 हो गया। तो मतलब मैं इसे क्या करूं, अब इसमें सेट करना है तो पहले से पलटूं, तो 1 अपॉन K2 कर दूं, पलट गई वैल्यू, 1 अपॉन K2 पलट गई, और इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो K1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, K1 का स्क्वायर जो है वो ये आ जाएगा। K1 का स्क्वायर करूंगा तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, तो 1 अपॉन K2, तो ये हो गया K1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1, यानी K2 के टर्म में दिया तो K2 इज इक्वल टू आपका हो जाना चाहिए 1 अपॉन K1 का स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू नीचे ले आइए, तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर K2 में आना चाहिए। चेक आप भी करिए और मैं भी करता हूँ। K2 के टर्म में तो यही आएगा, ये नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन K2 नीचे आ जाएगा, यही आंसर आएगा। चेक अगर आप रूट में लाते हो, रूट में कोई ऑप्शन है नहीं, K1 के टर्म में आंसर ही नहीं है, K2 के ही टर्म में है, यही आंसर आएगा सी। आप चेक करिएगा और बताइएगा, थोड़ा सा कोऑपरेशन के साथ में करते रहिए। ये इक्विलिब्रियम दे रखा है, विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट, तो यहाँ पर ये हटा दो तो CO2 ऊपर आना चाहिए, और बस केवल CO2 ही आएगा, बाकी तो आएगा ही नहीं, बस मतलब ए ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 मानी जाती है, ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है। ठीक, चलिए इसके बाद द रिएक्शन क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन, द रिएक्शन क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन ये दे रखा है। अगर ये वैल्यू कम हो जाती तभी रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, अगर बराबर है तो मतलब इक्विलिब्रियम में है, और सॉरी बराबर है तो इक्विलिब्रियम में है, ये तो मतलब ही नहीं, जीरो वाला हटाओ, बराबर है तो इक्विलिब्रियम में है। क्या भाई पेन नहीं पकड़ रहा है, बराबर है तो इक्विलिब्रियम में है, मोर देन है तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी कि अब, और ये सैचुरेट हो गया, ये सैचुरेट हो गया, और ये हो गया आपका रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगी। तो ये आंसर ध्यान दीजिएगा, डी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी वही है, फॉर द रिएक्शन N2O2 निकाल के और आप उसी तरीके से वैल्यू रख लीजिएगा, और K1 K2 का रिलेशन निकाल देना, ये आप कर लीजिएगा। कारण है कि मैं अभी आपको इसी कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अगर PDF चाहिए, फिर बोल रहा हूँ, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ के फ्री स्टडी मटेरियल में जाइएगा, वहाँ मिलेगा। इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट एज फॉलोज, डिसोसिएट कर दिए, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर निकालना है, निकाल सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है भाई। अगर आपको क्या करना है, पहले PCl5 को निकाल देना, PCl में तरीका आपको थोड़ा हिंट दिए चल रहा हूँ, वैसे मुझे पता है कि आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 1 ले लीजिएगा, शुरुआत में 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस x ले लेना, तो ये x और x बन जाएगा, फिर टोटल निकाल देना, वो ये क्या 1 प्लस x आ जाएगा, तो ये आ गया टोटल एट इक्विलिब्रियम पे जिसे बोलते हैं 1 प्लस x। तो अब आपके प्रेशर निकाल दीजिए, तो जब प्रेशर निकालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि x अपॉन किसका निकालना है, इफ़ x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या कह रहा है, इफ़ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज P, तो ये P के बराबर हो गया, हाँ P के बराबर हो गया, और द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 निकालना है, तो ये PCl3 का x के बराबर हुआ, तो x अपॉन, मेरे हिसाब से आंसर जो है वो आपका ये आना चाहिए, A आना चाहिए। इसकी वैल्यू इसी के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग Kp इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, Kp टोटल प्रेशर निकालना, तो ये हो गया, और पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर फिर इसके बराबर होगा मोल फ्रैक्शन के,
यानी टोटल प्रेशर इनटू वैल्यू आप PCl3 की रखिएगा। तो PCl3 की वैल्यू जब पुट करोगे तो आंसर उम्मीद है कि ये वाला ए आएगा। एक बार टैली करिएगा आप, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन में हो सकता है मैं जल्दी में कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यही आएगा। अगर आए चेंज तो बताइए। हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन आप जानते हो कि पीएच इज इक्वल टू अगर पीएच है तो पीकेबी इज इक्वल टू सॉल्ट अपॉन बेस, यही हो जाएगा। पीएच बेस अपॉन सॉल्ट, सॉल्ट अपॉन बेस होगा, बेस अपॉन सॉल्ट होगा। अगर यहाँ पर लॉग है तो बेस अपॉन सॉल्ट। अब आपने सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, तो हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन जो होती है पीएच के रिस्पेक्ट में तो खैर आपको पता ही है, तो वहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको शायद ये इक्वेशन जानकारी में होगी, जानकारी में 100% होगी। और ये बड़ा फेमस इक्वेशन है हेंडरसन हेसलवॉक की इक्वेशन, और खूब आती भी है कि व्हाट इज द हेंडरसन हेसलवॉक इक्वेशन, पीएच कैलकुलेट करने के लिए आती है। खैर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पीएच इज इक्वल टू होता है pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, ये पीएच होता है। तो पीओएच क्या हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी हो जाना चाहिए, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन, अब यहाँ पर बेस आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, बेस आ जाना चाहिए। अगर आप पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, तो ये तो हो ही नहीं सकता, हटाओ इसे। पीओएच पीकेबी सॉल्ट अपॉन बेस, फिर मुझे लग रहा है ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। बेस अपॉन सॉल्ट यही सही है, मुझे यही ठीक लग रही है और वही मैं लगाऊंगा अभी। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसकी तो रटी होती है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मोलर पीएच पूछा है वैसे, हमेशा देखो क्वेश्चन को इस बार घुमाया है इन्होंने। तो ये आने चाहिए 1.1 इंटू ये आने चाहिए हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बी, यही आता है, आप चेक करके देख लीजिएगा। और वैसे आपको तरीका ही बता देता हूँ। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंटू OH निगेटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW होता है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ इतने मोलर, तो इसका मतलब हुआ HCl एक्वा सॉल्यूशन निकालना है। तो ये आपका हो गया KW, तो ये हो गया अपॉन OH नेगेटिव आयन, और यहाँ पर एसिड है। अब चूंकि एसिड है तो ये कंसंट्रेशन जो है वो डबल हो जाएगी। भाई आपने पानी भी तो पढ़ा है ना, पानी भी पड़ा हुआ है। तो H पॉजिटिव आयन जो होंगे वो 10⁻⁻, दोनों जोड़े 10⁻⁻8 हो जाएगा, और साथ में प्लस 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो ये H पॉजिटिव आयन ये आएंगे, तो इसमें 10⁻⁻7 कॉमन ले लीजिएगा, ये 1 बचेगा और 1 पॉइंट यही आएगा, बिल्कुल 100%। इस फार्मूले की ज़रूरत भी नहीं, फार्मूले की ज़रूरत भी नहीं, डायरेक्ट निकाल दीजिए, यही आना ही है निश्चित, 100% यही आना है। चेक कर लीजिएगा, फिर भी आप मुझे चेक करके बताइए। पीएच ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन BOH के, तो पीएच ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ BaOH का होल ट्वाइस इज 12, इसकी पीएच दे रखे ना, पीएच द वैल्यू ऑफ KSP आपको निकालना है। तो पहले आप क्या करिए, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालना ना, तो आप इसके आयनिक पीएच देने से आपको सॉल्बिलिटी पता लग जाएगी। 10⁻⁻12 आ जाएगा, और उसके बाद 10⁻⁻12 का फिर आपका 4s³ फार्मूला KSP इज इक्वल टू, आप 4s³ लगा दीजिए, 4s³ लगा दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, निकाल दीजिएगा, निकल आएगा आसानी से। चलिए, के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट KSP दे रखा है। ठीक है, कंसंट्रेशन तो सिंपल सी बात है, MX2 है ना, तो MX2 को तोड़ लीजिएगा, M डाई पॉजिटिव और 2X नेगेटिव। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये मतलब S मान लो, तो ये S, ये 2S हो गया। तो ये आपका हो गया S इंटू 2S का स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका 4S², 4s³ आ जाएगा। तो अब आप कंसंट्रेशन निकाल लिए, KSP की वैल्यू गिवन है, S निकालना है, सॉल्यूशन करिएगा। स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन होती है तो करिएगा ना, मतलब इसमें मैंने बोला कि ना कुछ फार्मूले बताता चलूँगा, आंसर टैली होता चला जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है। और कोई बात नहीं, थोड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में ही बैठे रहेंगे तो समय थोड़ा सा वेस्ट होगा, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो आपको डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। अब यहाँ पर अगर डेल्टा S ज़्यादा है, T डेल्टा S अगर ज़्यादा है और डेल्टा H से
तो डेल्टा एच कह रहा है कि डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब टी डेल्टा एस ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा तो दिख नहीं रहा है कहीं। हाँ, बोथ डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव और डेल्टा एस इज़ नेगेटिव, सवाल ही नहीं उठता स्पॉन्टेनियस हो जाए। डेल्टा एस की वैल्यू जब तक पॉजिटिव नहीं होगी और ये दोनों पॉजिटिव हो जाए और ये ग्रेटर देन डेल्टा एच हो जाए, ये ऐसे हो जाए, तब फिर आंसर आएगा। मतलब हमें ए ऑप्शन इसमें सेट करना पड़ेगा और यहाँ साइन बदलना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये भी आता है, ठीक है ना। कंसीडर द N2 रिएक्शन दे रखी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इफ डेल्टा एच एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो भाई यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूँगा, इसमें आप निकाल दो टू माइनस फोर, यानी कि 2 - 4 का मतलब हो गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 बचा, तो डेल्टा एच आर एंथैल्पी, तो डेल्टा एच कौन सा सही होगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस 2 RT, ये हो जाएगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी और डेल्टा यू से, यही यानी डी ऑप्शन आपका सही आएगा, क्योंकि डेल्टा यू निकालोगे तो ये इसमें से घट जाएगा तो कम हो जाएगा, ठीक। डी ऑप्शन ही सही होगा। चलिए 91 पे आ जाते हैं। द +3 आयन ऑफ द स्पीसीज हैज़ द हाफ फिल्ड 4f ऑर्बिटल। तो आपको गैडोलिनियम को चेक कर लो, ये 4f आपका 14 हो जाएगा, 4f7 हो जाएगा और लिट्रिशियम 14 हो जाता है। हाँ, यही गैडोलिनियम ही आएगा। ज्योमेट्री ऑफ अमोनियम आयन जो होती है वो आपकी पिरामिडल शेप, टेट्राहेड्रल कहीं दे रखी, ये दे रखी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए अमोनियम आयन की। अमोनियम की बात कर रहा है तो एक एच यहाँ ले लो, एक एच यहाँ ले लो, एक एच यहाँ, और ये कि लोन पर एच पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बननी चाहिए, है ना, ज्योमेट्री बननी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर ठीक है। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूलर ऑफ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इज, तो मॉलिक्यूल, अच्छा मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो इसका तो ख़त्म कर दो। इन दोनों में वाटर का ज़्यादा होता है तो ये हो गया, और इसमें BF3 तो न्यूट्रल हो गया। इन दोनों में अगर आप चेक करोगे तो एक आंसर आपका आ जाएगा, ये तो होंगे नहीं, यही होगा, CHCl3 ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक ही कैंसिल आउट होना चाहिए। देखो C हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl, ये कैंसिल आउट, डायरेक्शन एक ही दिशा में शिफ्ट हो जाएगी, यही CHCl3 ही ऑप्शन आएगा। यहाँ पर चेक करिएगा और बताइएगा। आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर एंड मेटानाइट्रो, बिकॉज आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो इसलिए, आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है। पैरा एंड मेटानाइट्रो, वो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आर्थो के अंदर, इन शो द इंटरमोलिकुलर ना, हाँ हाँ यही आएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए मेरे हिसाब से, 94 वाले को ए लगा लीजिएगा। और इन क्वेश्चंस को करिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑक्सीजन इज हैज़ द बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड डाया नहीं, गलत है। और नाइट्रोजन हैज़ द बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड इट इज़ पैरा, ये भी गलत है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज़ बॉन्ड ऑर्डर 0, ये भी गलत है। C2 मॉलिक्यूल हैज़ 2 बॉन्ड ऑर्डर, इट इज़ डायमैग्नेटिक, ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। चेक कर लो चाहे तो, देखो सिग्मा यहाँ चेक करना चाहो तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 का मतलब हुआ 12 का मतलब हुआ सिग्मा, ए भाई पेन आ जाओ ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। पाई 2p(x) कार्बन का है ना, तो पाई 2p कार्बन का लेना है, तो पाई 2p(x2) इज इक्वल टू पाई 2p(y2) और सिग्मा 2p(z2), तो 2 2 4 2 6 2 8 10, तो 12 ही होते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। तो ये मतलब ये कंडीशन आपकी बन जाए, वो बनाते तो नाइट्रोजन का बन जाता। तो इसका मतलब है कि यही आंसर डी वाला इसमें सही आएगा, डी वाला बिल्कुल सही आएगा। 96 वाले क्वेश्चन में मैं फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करिएगा। कारण ये कि ये आसानी से आप कर भी लेंगे, मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्या है इसमें, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा देना है, डेल्टा x इंटू डेल्टा v, और यहाँ पर m हो जाएगा, और इज इक्वल टू ग्रेटर देन h/4 पाई का वैल्यू लगा दीजिए। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v आपको निकालना, बाकी सब कैलकुलेट कर दीजिएगा, फार्मूला निकाल के आंसर निकाल के, और बताइए कि सर इतना आंसर आ रहा है, चेक करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैग्नेटिक हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर हाईएस्ट अनपेयर्ड होंगे तो यहाँ पर तो हाईएस्ट अनपेयर्ड 5 आते हैं, बिल्कुल फिक्स है, सबको पता है।
द वैल्यू ऑफ द एनर्जी फॉर फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब हो गया कि अगर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखते हैं और डिवाइडेड बाई 4, फिर एन स्क्वायर होता है ना, डिवाइडेड बाई 4 कर दिए, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, यही आंसर फिर बी वाला आना चाहिए, है ना। 99 पे चले आइए। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन, तो NH/2 पाई के बराबर होता है और NH/2 पाई ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर रुक जाओ, क्वांटम नंबर इज करेक्ट। एन 4 होगा तो 4f होता है, लेकिन m ये नहीं हो सकता तो ये कट गया। एल ये 4f हो गया, ये भी कट गया। आज 4 का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ 4 और ये 3 1 हो सकता है, पॉसिबल है। एल 3 है, n 3 है, एल 2 हो सकता है, मतलब डी 3d हो सकता है। ये -2 से ये भी सही है, तो यानी कि ये हो गया आपका 3d हो गया। और इलेक्ट्रॉन जो भी भरे जाएं तो ये L = 0 1 2, ठीक है। और -2 से +2 तक जाएगा। ये +1 दे रखा है तो ये भी तो सही है, लेकिन ये L जब 4 है, n 4 है तो 4f हो गया ना, 0 1 2 3f हो गया। तो और यहाँ -3 -1 -2 -1 +1 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मतलब इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है कहीं पर। खैर कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए, अगर L2 है तो आ सकता है पॉसिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें सही दिखाई दे रहे हैं। चेक आप भी करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है ना, करेक्ट पूछा है, तो मेरे हिसाब से तो करेक्ट ये भी है, N4 है और L की वैल्यू 4f हो गया। ये -1 m हो सकता है, पॉसिबिलिटी m की है। चलिए यहाँ पर, और s जो है वो +½ हो सकता है, संभावना है। अच्छा, 4f ऑर्बिटल की ही बात कर रहा है वो। 4f में तो यही सी ही ऑप्शन आएगा ना, उसमें दे दिया कि 4f, वो ध्यान नहीं दिया मैंने। ये 4f ऑर्बिटल के लिए ही पूछ रहा है, तो फिर तो ऑप्शन यही वाला सी ही सही होगा। 4f में यही आएगा, ये तो आ ही नहीं पाएगा। यहाँ 3d हो रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट। तो देखिए ये सिल्ली हो जाता है मामला भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी से जो रात में दिखता नहीं, रतौंधी हो जाती है, विटामिन बी है, विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए। यार क्या भाई, अब मुझे लग रहा रात हो गई ज़्यादा। विटामिन ए की कमी से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, इससे बेरी बेरी हो जाती है, इससे स्कर्वी हो जाती है, और इससे आपकी रिकेट्स, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज इन आवर बॉडी बाय द सन रेज, तो विटामिन डी जो है सन रेज के थ्रू सिंथेसाइज होती है, बनती नहीं है, सिंथेसाइज मतलब ये तभी हमारी बॉडी ऑटोमेटिक बनाएगी, सन से नहीं मिलती है, हमारी बॉडी बनाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन होता है। सिंथेटिक पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिथैलिक एसिड, तो इथाइलिन ग्लाइकोल है और टेरिथैलिक एसिड है। इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड, तो यहाँ पर टेरिलीन बनता है, टेरिलीन, ध्यान दीजिएगा, टेरिलीन बनता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा था। बेकेलाइट जो होता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड और बाय रिएक्टिंग विद मीथेनल होना चाहिए। फॉर्मेल्ड बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय फिनॉल, मीथेनल होना चाहिए। फिनॉल लिख गया है, इसे मीथेनल कर लो यहाँ पर, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना, मीथेनल होना चाहिए, यही ऑप्शन इसका सही आना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन होती है। 105 क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोपॉलीमर, तो आपका ब्यूना एस जो है वो आपका कोपॉलीमर है, बाकी ऑर्लोन पीबीसी ये सब एडिशन पॉलीमर में चले जाते हैं। होमो कोपॉलीमर होता है, एक आपका होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर होता है। इसमें सेम चलेंगे। ब्यूना एस में स्टायरीन होता है, सोडियम होता है, और आपने ब्यूटा, ये भाई स्टायरीन ब्यूना एस जब लिखते हैं ना, तो ये आपका कोपॉलीमर, एक होता है होमो और एक को, तो को में क्या होता है, ये हमने लिया आपका स्टायरीन ले लिया, CH डबल बॉन्ड हो गया आपका CH2, ये स्टायरीन हो गया, सोडियम हो गया, और ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है, यही आएगा। ये कोपॉलीमर है, ये सब आपके होमोपॉलीमर है ये वाला। चलिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट शोन बाई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन शो नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है, अगर आपको जानकारी है पैसे, तो ये आपका यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है। और इसमें आप ये क्वेश्चन आता भी है कि पैराडीन जो होता है, अगर आप नोट करना चाहो तो कहीं नोट कर सकते हो कि पैराडीन एक ऐसा कंपाउंड है
जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ जवाब यही दूंगा कि आप पायरिडीन को याद रखिएगा कि पायरिडीन ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्वेश्चन है और वहाँ पर आपको पायरिडीन जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पायरिडीन रीमर टीमन रिएक्शन का भी खतरा बनाता है। ये क्वेश्चन आता है अक्सर, मैंने नोटिस किया है और देखा भी है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का ये क्वेश्चन खूब आता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का ये क्वेश्चन खूब पूछा गया और खूब आया भी है, ऐसा भी नहीं है, ज़्यादा खूब आया है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना, छोड़िएगा नहीं। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। 1 मिनट का समय। पानी पी लूँ बस थोड़ा सा। चलिए आ जाइए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये एनएमआर सिग्नल, अगर चाहो तो एनएमआर सिग्नल देख लो भैया कि एनएमआर सिग्नल जो होता है कौन शो करता है कौन नहीं शो करता है। तो जान लीजिए कि एनएमआर सिग्नल जो होता है वो आपका एसीटोन में, पता ये कल मैंने बताया था, ये सिंपल सा शो करता है। तो यहाँ पर एनएमआर सिग्नल आपने निकाल ही लिया है। देखो दोनों तरफ प्रोटॉन का एटमॉस्फेयर सेम है, तो यानी कि यहाँ पर दोनों में एक ही एनएमआर सिग्नल आएगा, यानी कि डाईमिथाइल ईथर में एक ही एनएमआर सिग्नल आता है। करेक्ट आईपीसी नेम इस कंपाउंड का लिख ही लेंगे, 5-ऑक्सो स्पाइरो 3,4, ये वाला आ जाएगा आपका। चेक कर लीजिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, सभी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप चेक करिए। देखो यहाँ पर दिया है इफ द नाइट्रोजन एटम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s7 दिया हो। इतना अच्छा क्वेश्चन है। 110 वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बताइए, अगर 1s7 दे दिया, इट वुड हैव द लोअर एनर्जी देन दैट ऑफ द नॉर्मल, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वुड बी क्लोजर टू द, सब यहीं भर जाएंगे। बिकॉज इट कौन सा रूल वायलेट कर जाएगा, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी कर जाएगा, पाउली का कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि पाउली का नियम यहाँ पर वायलेट कर जाएगा, क्योंकि पाउली नियम ही यही कहता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते हैं, वो यहाँ पर आएंगे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है। AlCl3 कोवेलेंट, AlF3 जो है वो आयनिक है। ये आपको क्या कौन बताएगा, इससे आपको कैसे पता लगेगा, तो बताइएगा इसमें आंसर क्या होंगे। इसकी पूरी PDF, अब आपको 4-5-10 थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, इन क्वेश्चंस की PDF आपको मिल जाएगी। इनको लगा करके और कोशिश करिएगा कि आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। इस तरीके से आगे कंटिन्यू है, क्वेश्चंस लगातार आपको दिख रहे हैं, ये कंटिन्यूटी आपको दिखाई दे रही है। तो ये PDF डाउनलोड करिए और रिमेनिंग क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, फटाक से उठाइए, कर दीजिए। करेक्ट ऑर्डर है, ये ClO4 वाला ज़्यादा होगा, SClO4 का ज़्यादा होगा, यहाँ पर SClO ये वाला ज़्यादा होगा, ये कम, एंड सो ऑन। इस तरीके से क्वेश्चन करके और मुझे भेजिए, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप मुझे करिएगा। एक्वा फोर्टिस क्या होता है, कंसनट्रेटेड HNO3 होता है, IF7 की पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ, मेरा मकसद ये है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन करें। ये कंसनट्रेटेड HNO3 को एक्वा फोर्टिस बोलते हैं, पेंटागोनल बाईपिरामिडल एंड सो ऑन, ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, मुझे पूरा भरोसा है। तो ये PDF सॉल्व करिए। प्रैक्टिस के लिए इस PDF को जाइए हमारे ऐप पर, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर, और डाउनलोड करिए और लगा डालिए बचे हुए क्वेश्चंस। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो और आपका सिलेक्शन हो, यही मैं उम्मीद करता हूँ। पूरी ताकत, पूरी पावर झोंक दीजिए अपने एग्जामिनेशन में, क्योंकि जिंदगी में मौका भगवान सबको देता है, लेकिन कौन उस मौके को पहचान कर और जंग में विजयी बन जाता है, इसी को बोलते हैं जो जीता वही गंधर्व। थैंक यू।